हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे जब सॉलिड को लिक्विड में हम बोलते हैं तो हमने उसकी सॉल्युबिलिटी को देखा। अब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बोलते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड देखेंगे कि कैसा सॉलिड किस तरीके के लिक्विड में जल्दी घुल जाता है और क्यों। ठीक है बेटा, तो हम फैक्टर्स देख रहे हैं, कौन से फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है कि नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट लगता है, ये वैसे गैस में भी हमने देखा था कि पोलर पोलर में घुल रहा है, नॉन पोलर में। तो ये एक सिंपल एक कंसेप्ट होता है किसी भी चीज़ की जब हम सॉल्युबिलिटी को देखते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसी में ही घुलना पसंद करता है। तुम अपने आप से भी देखो कि भाई जब तुम कॉलेज में जाओगे है ना, तो तुम्हें नए नए ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगी, मतलब एक नया सर्कल मिलेगा, तो उसमें वो सारे तो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बन जाएंगे है ना, तो उनमें से क्या है तुम उन्हीं के साथ ही तुम्हारी फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी जो तुम्हारे जैसे होंगे। तो हम जैसे हैं उनमें ही जल्दी घुल जाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं है ना, जो हमसे बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के होते हैं, जिनके हमसे किसी भी तरीके के कोई मिलते ही नहीं है विचार, तो उनसे हम दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो ये एक नेचर का भी लॉ है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसमें ही जल्दी समा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ये कंसेप्ट हमारा सॉल्युबिलिटी में लगता है, चेक कैसा भी सॉल्यूट हो और कैसा भी सॉल्वेंट हो, पर हम अब इस चीज़ को देख रहे हैं जब किसी सॉलिड को लिक्विड में बोल रहे हैं। तो देखो बेटा, जो पोलर सॉलिड्स हैं, पोलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, पोलर सॉलिड्स होते हैं सारे आयोनिक कंपाउंड्स, जिनमें आयंस बन जाते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, पोलर सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉलिड्स पोलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें ही डिसॉल्व होते हैं पोलर लिक्विड में। और पोलर लिक्विड का हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर, अमोनिया भी आता है उसमें। ठीक है ना, अगर अमोनिकल सोल्यूशन है तो हम पहले जनरल वाटर को लेकर चलेंगे। तो पोलर सॉलिड्स हमारे किस में घुलेंगे, पोलर 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 में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। पोलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, और पोलर लिक्विड्स हमारे कौन से होते हैं, वाटर। ठीक है, और जो हमारे नॉन पोलर है, जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं जैसे कि आयोडीन, नॉन पोलर समझते ना बेटा, ये हमने 11th में भी किया था कि भाई जिनमें चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता। अब यहाँ देखो भाई, दोनों जब एक जैसे आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बोथ एटम्स, है ना, दोनों की इक्वल टेंडेंसी है उसको खींचने की, तो कोई यहाँ डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन रहा। तो ऐसे जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलेंगे। और बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली जो लिक्विड होते हैं ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स से होते हैं, उनमें नॉन पोलर हिस्सा ही ज़्यादा होता है। अल्कोहल्स भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही आता है। ठीक है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है बेटा, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, इसकी हमारे पास एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि कौन से आयन, अच्छा सारे आयनिक सॉलिड्स भी ऐसा नहीं है कि पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, पर ज़्यादातर घुल जाते हैं। तो जो घुल पा रहे हैं वो किस वजह से घुल पा रहे हैं, और जो नहीं घुल पा रहे तो उनका भी रीज़न हम उसी बात से ही निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, एक जो आयनिक कंपाउंड होता है, अभी हमने सॉलिड स्टेट जस्ट करके चुके हैं हम कि सॉलिड स्टेट में हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, अपना एक प्रॉपर उनका लैटिस होता है, देखा था हमने, स्ट्रक्चर्स भी समझे थे। तो उनका जो एक प्रॉपर लैटिस होता है, जब मान लो मैं नमक को पानी में डाल रही हूँ तो उनके जो आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो जो पूरा लैटिस है, तो लैटिस जब तक टूटेगा नहीं तब तक तो वो पानी में नहीं घुलेंगे ना। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड की एक मोल लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी लैटिस एनर्जी है, वो उसकी क्या होती है बेटा, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस लिखी हुई है उसमें डेफिनेशन भी
कि एक आयनिक कंपाउंड के 1 मोल लैटिस को तोड़ने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ लैटिस ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स लैटिस एनर्जी। उसको उसकी लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो वो एनर्जी उसको मिली कहीं से, है ना, और लैटिस टूट गया। जैसे ही लैटिस टूटा तो देखो जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस अलग हुए एक दूसरे से, तो इस Na पॉजिटिव को पानी के मॉलिक्यूल आकर देखो ऐसे घेर लेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे इसके चारों तरफ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। देखो ना इस तरीके से, ये 10th में 11th में भी तुम्हें करा रखा है। देखो O डेल्टा नेगेटिव की थ्रू ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, क्योंकि Na पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर अपने O डेल्टा नेगेटिव के थ्रू उसको चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर लेंगे और उसको एक अट्रैक्शन देंगे। और Cl नेगेटिव को भी वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, बट दे सराउंडेड इट थ्रू इट्स H डेल्टा पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, देखो फिर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव पार्ट के थ्रू तो वाटर घेर लेगा Cl नेगेटिव आयन को, और अपने डेल्टा नेगेटिव पार्ट के थ्रू वो घेर लेगा Na पॉजिटिव आयन को। तो इस तरीके का घेराव जब एक पोलर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आयंस का करता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयंस, कि आयंस का हाइड्रेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रेटेड हो गए वो, मतलब चारों तरफ से घिर गए वो सॉल्वेंट से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इस तरीके से घेराव बना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ आयंस, की हाइड्रेशन हो गई। तो यहाँ पर जब Na पॉजिटिव को ऐसे पानी के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं, इधर Cl नेगेटिव को पानी के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं, तो अट्रैक्शन मिल रही है दोनों को ही, ठीक है। तो क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब अट्रैक्शन मिलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रेशन जो निकली, जो लॉस हुई, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब देखो बेटा कि कब हमारा मतलब कौन कौन से आयनिक, मतलब किस तरीके के आयनिक सॉलिड्स तो घुल जाएंगे पानी में और किस तरीके के आयनिक सॉलिड्स नहीं घुलेंगे। अब देखो बेटा, जब कोई आयनिक सॉलिड पानी में घुल रहा था तो उसके लैटिस को टूटने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए थी, वो क्या थी, लैटिस एनर्जी। और जब पानी के मॉलिक्यूल आकर उसको सराउंड करते हैं तो एक एनर्जी निकल रही थी, वो क्या थी, हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये तो वो एनर्जी है जो कि देनी पड़ती है सिस्टम को जब एक आयनिक कंपाउंड घुल रहा होता है, और ये वो एनर्जी है जो कि निकलती है जब कोई आयनिक कंपाउंड घुल रहा होता है। क्लियर बेटा। तो अब तुम, बड़ी सीधी सी बात है बेटा कि जो एनर्जी निकल रही है, अगर निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी बजाय कि जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सिस्टम उसी काम को करेगा ना, कि नेट तो चाहेगा कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, तभी तो सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जिन पोलर सॉलिड्स में ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, जब हम उसको घोल रहे होते हैं लिक्विड में, तो अगर उस आयनिक कंपाउंड की पानी के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, ऐसे पोलर सॉलिड्स ही, ऐसे आयनिक सॉलिड्स ही पानी में डिजोल्व होंगे, और जिनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी से, वो डिजोल्व नहीं होंगे। इवन जिनकी बराबर भी होगी वो भी डिजोल्व नहीं होंगे। कि वो क्यों होंगे, उनको जितना नुकसान हुआ उतना, जितना फ़ायदा हुआ उतना नुकसान हो गया, तो वो करेंगे नहीं उस काम को, ऐसे तो पहले भी थे, ठीक है बेटा। तो वो दोज आयनिक सॉलिड से डिजोल्व इन वाटर whose hydration energy is larger than, greater than their lattice energy। क्लियर बेटा, ठीक है। तो पोलर सॉलिड हमारे जो मतलब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर लिक्विड्स में कब घुलते हैं, जब उनकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों घुलते हैं, वहाँ ऐसे कोई क्लियर हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई एनर्जी का हम कोई एक्सप्लेनेशन दें, तो वहाँ पर हम सिंपल ये कह सकते हैं क्योंकि भाई ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो वहाँ पर क्या है, एक जैसे इंटरेक्शंस हो जाते हैं। मतलब भाई एल्कोहल के मॉलिक्यूल में जैसे इंटरेक्शंस थे, भाई जैसे उनके बीच में एक क्या थी, एक आपस में बॉन्डिंग थी, आपस में जो समझदारी थी हम ये कह लें,
तो ऐसी ही समझदारी आयोडीन आयोडीन के बीच में भी है। तो जब उन दोनों को आपस में मिलाया तो आयोडीन और एल्कोहल में भी फिर वैसी समझदारी देखने को मिली। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू सिमिलर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, सारी इंटरेक्शंस मतलब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना उनका सब एक जैसा सा होता है, इसलिए नॉन पोलर सॉलिड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी, ड्यूरिंग डिस्कसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो जब सॉलिड लिक्विड में घुलता है तो सॉलिड और लिक्विड का नेचर कैसे उनकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेंगे। अब दूसरा फैक्टर हम देखेंगे टेम्परेचर का। तो ये सिंपल है, देखो कुछ आयनिक कंपाउंड्स की जो डिसोल्यूशन है, जो घुलनशीलता है, मतलब उनके घुलने के दौरान कुछ में तो एनर्जी बाहर निकलती है, कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जिन सॉलिड्स की डिसोल्यूशन, ठीक है, इन ए लिक्विड, अगर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जैसे कि NaCl, तो उनकी सोलेबिलिटी तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो जो सॉलिड्स लिक्विड में घुलने के दौरान उनमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है, या सिंपल कहें कि जिन सॉलिड्स की डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है उनकी सोलेबिलिटी तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी जैसे NaCl, और जिन सॉलिड्स की डिसोल्यूशन पानी में, ठीक है बेटा, एक्सोथर्मिक है, तो उनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से घटेगी जैसे सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलते हैं ना, लैब में भी शक करके देखना जब हम मिलेंगे, कि जब हम उसको पानी में डालते हैं तो गर्म हो जाता है बिल्कुल, तो अगर हम उसको और गर्म करेंगे तो वो कम घुलेगा। ठीक है बेटा, तो जिनकी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है उनकी सोल्युबिलिटी तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी, जिनकी डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है उनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से घटेगी। पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जैसे कि Na2SO4 10H2O, ठीक है, इनमें देखो क्या होता है कि जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को भी हम देखें, चलो उसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ। से बता देती हूँ उसको, कि देखो जैसे कि Na2SO4 10H2, इसमें देखो क्या होता है कि अप टू 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस टेम्परेचर तक, तो जब तक हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं सोल्युबिलिटी भी बढ़ती रहती है। पर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी घटने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, कि जब तक Na2SO4 10H2 है, मतलब ये 10 H2 इसके साथ हैं, जब तक ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तब तक तो क्या हो जाता है कि इसकी सोल्युबिलिटी एंडोथर्मिक होती है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती रहती है। इस टेम्परेचर पे ये अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता है, उड़ जाते हैं सारे, और ये अपनी अनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब उड़ गए वो 10 के 10 वाटर, खाली Na2SO4 है गया। जब ये वाटर साथ होते हैं उसको हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं, जब उड़ जाते हैं उसको अनहाइड्रस फॉर्म कहते हैं। तो अनहाइड्रस फॉर्म की सोल्युबिलिटी इसकी एक्सोथर्मिक होती है। तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो 3 टाइप में हमने किया है। तो अब इसके बाद हमारा बिल्कुल एकदम नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, अब तक जितना हमने करा उससे बिल्कुल अलग है। तो 2 एक तरीके से हमारे मेन टॉपिक हो चुके हैं इसमें। एक तो हमने अलग अलग मोड्स देखी थी फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और उनकी न्यूमेरिकल्स बेटा ज़रूर करना, और उनके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है बेटा, अच्छा उसी क्वेश्चन में ही मैंने कहा था ना कि 2 क्वेश्चन है वो बाद के टॉपिक होने के बाद होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन तो तुम्हें मैं करा देती हूँ, पर एक क्वेश्चन और अगला जो टॉपिक होगा उसकी बात करेंगे। एक प्रेशर कुकर वाला है, वो हम बॉइलिंग पॉइंट होने के बाद करेंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक वही करने जा रहे हैं। एक उसमें टॉपिक ये है कि वाई CCl4, उसमें शायद क्वेश्चन था हमारा कि जो क्या कहते हैं, मे बी शायद वही था, मतलब मैं एग्जाम्पल्स मुझे ध्यान नहीं कि कौन से होंगे, पर पोलर नॉन पोलर पे ही था वो। ऐसे इस तरीके से था कि CCl4 पानी में तो डिज़ोल्व नहीं होता,
पर CCl4 एल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है। तो सिंपल है, क्योंकि CCl इसमें हम आंसर करेंगे ऐसे, बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक। तो CCl4 तो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो इसलिए CCl4 पानी में नहीं घुलेगा। और CCl4 नॉन पोलर है, एल्कोहल भी नॉन पोलर है, इसलिए CCl4 नॉन एल्कोहल में घुल जाएगा। तो सिंपल यही वाला हमारा रीजन है, ठीक है, क्योंकि पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। तो क्योंकि CCl4 नॉन पोलर है, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, मतलब एल्कोहल में, और पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि वाटर इज पोलर है। ठीक है बेटा, तो उसमें एक क्वेश्चन अभी बचा है, मुझे ध्यान है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद क्लियर।